Hello students. So in the last class of the system of particle and rotational motion, today we are going to start a very fascinating chapter, that is the rolling motion. Rolling. So मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन को, तो मैंने तीन तरह की मोशन का डेफिनेशन आपको बताया था। पहला मैंने कहा था कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था रोटेटरी मोशन क्या होता है, और थर्ड काइंड ऑफ मोशन होता है रोलिंग। तो रोलिंग का स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, और रोटेशनल मोशन को डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव रोलिंग को समझना ही होता है। अब आप कहेंगे सर रोलिंग क्या होती है? तो रोलिंग जैसा कि हम ऑटोमोबाइल ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, साइकिल चलाते हैं, तो उसमें मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेटरी भी होता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रोलिंग। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे करके चलाऊं तो ये रोल कर रहा है, मतलब ये आगे भी जा रहा है और ये गोल गोल घूम भी रहा है। तो जब ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन कॉम्बिनेशन में दोनों की दोनों मोशन साथ साथ होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं रोलिंग। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रोलिंग ऑफ ए सिलेंडर डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब मोशन ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर किसी प्लेन में रोल करता हुआ जाएगा। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड द प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन, मतलब बिना फ्रिक्शन के रोलिंग होता है। प्योर रोलिंग हमारे सिलेबस में डिस्कस हमें करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं। मैंने बार बार आपसे चैप्टर में कहा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले लर्न कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो टेबल है एनसीईआरटी बुक में, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप उसको लर्न करें। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्फीयर का कितना होगा, हॉलो सिलेंडर का कितना होगा, सोलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोलता हूं। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम लर्न करते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न करना इट इज नॉट इजी। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि दो थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है। वी हैव टू थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बिफोर स्टार्टिंग रोलिंग आई विल कवर टू मेन थिंग्स। एक तो थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक रेडियस ऑफ गायरेशन में यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। तो थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो स्टूडेंट्स मैं ये समझता हूं कि आपने कम से कम उस टेबल के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जितनी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें दिए हुए हैं, वो आपने कर लिया होगा। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है? सीधा मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है और ये मेरी क्या है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ओके। और ये कोई दूसरी एक्सिस है जो कि इसके पैरेलल है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है इफ वी आर गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, then we can write moment of inertia about any other axis which is parallel to the axis passing through center of mass। मतलब अगर मुझे किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मालूम है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो मैं उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकता हूं जो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है। कैसे? तो मैं लिख सकता हूं आई सी टी इज इक्वल टू IAB plus MH square, where H is the perpendicular distance between these two axes। ये जो पैरेलल एक्सिस है दोनों, इनके बीच का परपेंडिकुलर हाइट H, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस CD which is parallel to an axis passing through center of mass is equal to the sum, दो चीजों का सम होगा। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB प्लस mass of the body into square of perpendicular distance between them। ये हो गया। अब इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस तरह से स्फीयर का। जैसे मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तो इस डायमीटर के अबाउट जो इसकी एक्सिस है, ये मान लो AB हो गया, ये CD हो गया, और ये रेडियस हो गई R। सो ये मेरा मान लो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? AB के अबाउट कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर, ओके। सो CD के अबाउट कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर
दिस इज हाउ टू यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस काफी यूजफुल है और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किसी भी बॉडी के लिए यूज की जा सकती है, 3 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी। बट ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना, 2 डायमेंशनल बॉडीज, 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज होता है। वो ये कहता है कि अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी जो दोनों एक्सिस हैं जिनमें वो बॉडी लाई कर रही है उसके अबाउट मेरे को मालूम है, so I can calculate the moment of inertia about an axis which is perpendicular to the plane of lamina, and that is Iz is equal to Ix plus Iy। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो ये कोई रिंग है तो रिंग का मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, कितना होता है mr²। I can find moment of inertia about any of the diameter, मतलब about an axis passing through center and perpendicular to plane मालूम है, I mr² is equal to एक डायमीटर x एक्सिस वाला, एक डायमीटर y एक्सिस वाला, so it is equal to half mr²। So this is how I have used the theorem of perpendicular axis to find the moment of inertia about the diameter, moment of inertia of a ring, moment of inertia of a ring about diameter। इसके बाद एक टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो ये रिजिड बॉडी है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके बॉडी रोटेट कर रही है, तो अलग अलग मासेस अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होंगे, कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा जो सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ मास पर सारा का सारा मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं इसको। सो रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सो आई कैन बी रिटन एज mk²। सो किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है, चाहे सिमेट्रिकल बॉडी है चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो रोलिंग हो रही है, रोलिंग कहां से होती है, सबसे पहले तो ये नोट करें, फ्रिक्शन कॉजेज रोलिंग, फ्रिक्शन कॉजेज रोलिंग। यहां सिलेंडर को मैंने छोड़ दिया तो अब ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो रोल करता हुआ है या स्लिप करता हुआ है। स्लिपिंग तो तब होगी जब फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, अगर फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग होता है और मेरा रोलिंग का मतलब है प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है v = r ओमेगा। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन कॉजेस रोलिंग, तो घूमने के लिए टॉर्क कहां से मिलेगा, फ्रिक्शन से, तो टाउ = r × RFS लिख सकते हैं। ठीक है, और टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या होता है, I α = RFS। ठीक है, और अल्फा = AR = RFS। सो यहां से FS कितना आ गया, IA/r²। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, A इज द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जिससे वो डाउन द प्लेन आ रहा है, और R हमारा उसका रेडियस हो गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, ये नीचे आ रही है बॉडी, सो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, देखो नीचे आ रही है ना, फ्रिक्शन ऊपर है, सो mg sin थीटा माइनस FS = ma। ओके, सो यहां से क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा = FS + ma, और FS की जगह क्या लिख सकते हैं, IA/r² + a। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहां से एक्सेलरेशन आ गया mg sin थीटा अपॉन I को लिख दिया मैंने mk²। ठीक है, और ये आ गया k² r² + 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, यही हमें करना था
मैंने यहाँ पर आई को m के स्क्वायर लिख दिया, तो m से m थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया g sin थीटा, g sin थीटा अपॉन k स्क्वायर, g sin थीटा अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्म। देखो स्टूडेंट्स, रोलिंग ऑफ सिलेंडर डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि हम उसका पूरा मैकेनिक्स डिस्कस करें। अब पूरा मैकेनिक्स हम उसका कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मैकेनिक्स डिस्कस करने का मतलब है कि अगर हमने सिलेंडर को यहाँ से रिलीज किया तो ये यहाँ कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, इसको इंक्लाइंड प्लेन पर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सारे मैकेनिकल पैरामीटर हमें उसके निकालने होते हैं। तो ऐसा तभी हम कर पाएंगे जब हम उसका एक्सेलरेशन पता होगा। तो बेसिक जो पर्पस है मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस करने का, वो हमारा होता है इसका एक्सेलरेशन निकालना। अब हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये आ गया g sin थीटा अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, जैसे मान लो फॉर सिलेंडर की मैं बात करूं तो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ये है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो एम से एम कैंसिल हो गया, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया 1/2। तो यहां से सिलेंडर के लिए ए कितना आ गया g sin थीटा अपॉन 1/2 प्लस 1, सो दिस इज 2/3g sin थीटा। So this is how acceleration। तो जब acceleration निकल के आ गया, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 था, so v square is equal to u square plus 2s, वो इक्वेशन लग जाएगी इजीली। ओके, इसी तरह से यहाँ पर अगर सिलेंडर की जगह स्फीयर होगा तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। ओके, कोई रिंग होगी, कोई डिस्क होगी तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर भी कैसे कैलकुलेट किया, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसके बाद हम यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, म्यू एस भी निकाल सकते हैं, निकाल के देखना म्यू एस। ओके, और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ गया। इतना ही हम इसमें रोलिंग में डिस्कस करते हैं। और ये एनर्जी कंजर्वेशन से भी किया जा सकता है, ये फोर्स के कंसेप्ट को लेके, टॉर्क के कंसेप्ट को लेके हमने किया है, ये एनर्जी से भी किया जा सकता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और लास्ट वाला जो टॉपिक है ये ज्यादा डिटेल में रोलिंग का तो है नहीं, केवल एक डेरिवेशन हमें ये रोलिंग की करनी होती है, तो आप कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।